नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अभाव, अगर ये दोनों बातें लेकर कोई व्यक्ति या संगठन चलता है तो वैसे तो समय के थोड़े अंतराल में भी दोनों का अंतर दिखाई दे जाता है, लेकिन समय का अंतराल अगर लंबा हो, अंतर इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ कहने बताने की ज़रूरत नहीं होती है। दो संगठनों की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। इस संगठन की मूल आत्मा भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और हिंदुत्व, और इसके साथ में राष्ट्र प्रेम की भावना। जिसके मन में भारतीय संस्कृति होगी, हिंदुत्व होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना होगी ही। इसको लेकर संघ चला आज 100 साल की यात्रा पूरी कर रहा है। एक शताब्दी किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ा कालखंड होता है, और इस कालखंड में अगर तमाम बाधाओं व्यवधानों के बावजूद निरंतर प्रगति करता रहे तो उसका उदाहरण अगर दुनिया में कोई एक है तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दूसरा कोई संगठन ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका इतना लंबा जीवन हो और वो दिनों दिन जो है प्रगति करता गया हो, उसका आधार व्यापक होता गया हो, उसकी स्वीकार्यता बढ़ती गई हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के 100 साल हो रहे हैं, ये शताब्दी वर्ष है। उसी साल 1925 में ही एक और संगठन बना जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। अब इस संगठन का मूल जो था वो भारत विरोध, भारतीय संस्कृति का विरोध, हिंदुत्व का विरोध। ये अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। हालांकि आरोप लगाते हैं कि संघ के लोग जो है अंग्रेज़ों की जासूसी करते थे, लेकिन CPI के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ये अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। लेकिन उस मुद्दे को अभी छोड़ देते हैं। दोनों की यात्रा का आप कालखंड देखिए और दोनों के पड़ाव देखिए। इस विषय पर चर्चा करने का मेरे मन में विचार आया आज ही की एक खबर से। केरल में CPI का 45वां स्टेट कन्वेंशन चल रहा है और उसमें उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वही अध्यक्ष होते हैं, जो व्यवस्था है उनकी सांगठनिक, D राजा। उन्होंने कहा कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ लोकसभा का तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। 1957 में भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी किसी राज्य में, केरल में, और आज सिर्फ केरल में बची हुई है, वो भी गठबंधन से ही। 1957 से आज तक 2025 तक, जब मैं CPI की बात कर रहा हूं तो ये सरकार जो केरल में है CPI की नहीं है, CPM की है। CPI से ही अलग होकर निकली थी CPM, और CPM का ही राज पश्चिम बंगाल में भी था और त्रिपुरा में भी था। तो CPI अपने ही घर से निकले हुए एक धड़े से आगे नहीं निकल पाई, नीचे ही चलती गई। आज वो संसद में पहुंचने के लिए निर्भर हैं दूसरे दलों पर, क्षेत्रीय दलों की दया पर। और आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके इतने अनुषांगिक संगठन हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। उसकी जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, लगातार 3 बार से केंद्र में सरकार है उसकी। देश के ज़्यादातर राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा CPI पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा। इमरजेंसी में भी CPI जो है कांग्रेस पार्टी के साथ थी। और ये याद रखिए, CPI का इतिहास, अंग्रेज़ों के समय की बात छोड़ दीजिए, 1962 को हमेशा याद रखिए, भारत चीन युद्ध का वर्ष था। युद्ध में भारत की हार हो रही थी और CPI के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जो चीन से सीमा लगती है, वहाँ पर फूल माला लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि चीन की फौजें आएँ तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये है इनका राष्ट्र प्रेम। और इमरजेंसी में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। उसके ज़्यादातर स्वयंसेवक और पदाधिकारी जेल में रहे 19 महीने। वहाँ से जेल से तब कर निकले। उस समय जनसंघ था, जनता पार्टी का घटक बना। वहाँ से निकलकर फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 1984 में पहला चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, अलग पार्टी के रूप में, नई पार्टी के रूप में। सिर्फ 2 सीटें आईं। 303 आई थी 2019 में, इस समय भी घटकर भी 240 सीटें हैं।
देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले 8 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 100 के नीचे नहीं गई किसी चुनाव में। तो ये फर्क क्यों आया? सीपीआई कभी अपने को इस देश की पार्टी नहीं मान पाई। नाम भी उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, तो भारतीय हो ही नहीं पाए। एक समय सोवियत संघ की ओर देखते थे ये, जितने पार्टी के बड़े नेता थे उनके बच्चे जो है वो मॉस्को में पढ़ने जाते थे या दूसरे कम्युनिस्ट देशों में जाते थे। एक समय दिल्ली में मजाक चलता था कि मॉस्को में बारिश होती है तो भारत के कम्युनिस्ट दिल्ली में छाता लगा लेते हैं। ये थी सोवियत संघ पर इनकी निर्भरता। सोवियत संघ पर निर्भरता थी, उसके बाद सोवियत संघ टूट गया तो अब चीन पर निर्भरता है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के चाहे सीपीआई हो चाहे सीपीएम हो, एक नेता से चीन के खिलाफ बयान दिलाकर देख लीजिए, एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाएंगे कि वो चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धैर्य ही, मैं बार बार कहता हूं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के बूते उन्होंने चीन को झुकाया। चीन को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो बदला हुआ स्वरूप, उनकी जो बदली हुई भाषा है, वो इसीलिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटकर गाली का जवाब गाली से दे दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आज बात इन दो संगठनों की हो रही है। देखिए, सकारात्मक सोच आपको कहाँ ले जा सकती है, इसका उदाहरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। समाज के लिए काम किया, समाज के लोगों के लिए काम किया। संगठन का घोषित उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण का काम किया, सेवा का काम किया। जब भी देश पर कोई संकट आया या किसी प्रदेश पर कोई प्राकृतिक आपदा आई, संघ के स्वयंसेवक आपको हर जगह खड़े मिल जाएंगे। 34 साल लगातार सत्ता में रहने का मौका मिला सीपीआई सीपीएम को पश्चिम बंगाल में। क्या किया? पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जितनी इंडस्ट्री थी छोड़कर भाग गई या बंद हो गई। वहाँ जो पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग थे, वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए। ये उपलब्धि है कम्युनिस्ट पार्टियों की भारत में और आज भी उनका दिल धड़कता है तो हमास के लिए। पहलगाम में जो 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं, हमास में मारे जाने वाले आतंकवादियों के लिए। हमास जो कि डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है, उसके समर्थन में केरल में सभा होती है। हमास का जो नेता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस सभा को संबोधित करता है और उस हमास का समर्थन करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मांग कर रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। अलग अलग तरह से, भाषा अलग अलग है कि भारत को चाहिए कि इजराइल से सारे संबंध तोड़ ले। तो हमास के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है इजराइल का, वो तो इनको दिखाई दे रहा है। हमास ने अक्टूबर 2023 में जो किया, छोटे बच्चों को मारा, बंधक बनाया, पुरुषों स्त्रियों के, सब निर्दोष लोगों की हत्या की, वो दिखाई नहीं देता। तो इनको एक्शन नहीं दिखता, रिएक्शन उसका दिखता है। तो आज सीपीआई की ये दशा हो गई। डी राजा भाषण में कह रहे थे कि हमको जो है जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको संगठित करना चाहिए, एक होना चाहिए। और उनको बड़ा अफसोस है कि अगर सीटों का बेहतर तालमेल होता तो 2024 का नतीजा अलग होता, महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा अलग होता, हरियाणा का विधानसभा का नतीजा अलग होता, दिल्ली का नतीजा अलग होता। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। सीटों के तालमेल से कोई चुनाव नहीं जीता जाता जब तक कि जनता आपको चुनने का मन न बना ले, जब तक कि मतदाता आपको सत्ता में लाने का मन न बना ले। और मतदाता ये मन बनाता है आपका काम देखकर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर। पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टियों को लगातार मतदाता रिजेक्ट कर रहा है। एक राज्य बचा है केरल, और वो भी जो है मुख्य रूप से मुस्लिम समर्थन के कारण बचा है। केरल में अगर
जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसको अगर केरल के मुसलमानों का समर्थन मिलना बंद हो जाए तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होने वाले यही लोग मिलेंगे आपको। दुनिया भर में जितने जिहादी तत्व हैं, संगठन हैं, उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने वाला यही संगठन है, यही विचारधारा है। पूरी दुनिया से ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उनको ये साधारण सी बात नहीं समझ में आती कि भारत तभी तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन बहुसंख्यक नहीं रह जाएंगे उस दिन भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह जाएगा। इसी देश से निकलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, कहीं आपको वहाँ धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है? लेकिन ये अपनी बनाई दुनिया में जीते हैं, ये डिनायल मोड में रहते हैं हमेशा। जो सच है, जो ज़मीन पर हो रहा है, उसको देखने से मना कर देते हैं। ये अपनी इच्छा के मुताबिक जी रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा के कारण जी रहे हैं। और इनकी इच्छा एक ही है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफाया हो जाए, जो कि कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये संगठन ज़मीन पर काम कर रहे हैं। खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चूँकि चुनाव लड़ती है, सत्ता में आती है, तो सत्ता उसका एक उद्देश्य है, संघ का वो उद्देश्य नहीं है। सत्ता आए ना आए, संघ का अपना काम चलता रहता है। 3-3 बार प्रतिबंध लग चुका है। कांग्रेस की हर सरकार ने संघ को खत्म करने की जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी ताकत लगा सकते थे, सब किया। संघ खत्म होना तो दूर, कम होना तो दूर, और शक्तिशाली होता गया। आज शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये मैं मानता हूँ कि दुनिया के किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसी उपलब्धियाँ जो हैं वो तुक्के से नहीं हासिल होती हैं, वो गलत रास्ते पर चलकर भी नहीं हासिल हो सकती हैं। जब तक समाज के लिए आप कोई सकारात्मक काम नहीं करेंगे, जब तक आप समाज के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, जब तक आपके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगी, तब तक ये सफलता आपको नहीं मिल सकती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिली है। कोई भी संगठन परफेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि संघ में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आखिर क्या कारण है कि 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वीकार्यता देश में लगातार बढ़ती गई है। तो जाहिर है कि लोग उनके अच्छे पक्ष को देख भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। जब किसी व्यक्ति या संगठन में 100 में 90 अच्छाइयाँ हों और 8-10 बुराइयाँ हों, तो लोग उन बुराइयों की तरफ नहीं देखते हैं, जो अच्छा है उसकी तरफ देखते हैं, जो सकारात्मक है उसकी तरफ देखते हैं। तो सीपीआई जैसे संगठन उदाहरण हैं दूसरे दलों के लिए, संगठनों के लिए, कि नकारात्मक सोच से और इस देश की संस्कृति की जो पहचान है उसके खिलाफ जाकर इस देश में आप आगे नहीं बढ़ सकते। भारत में रहकर कोई संगठन, कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर वो सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो वो हिंदुत्व को नकार के या हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होकर या भारतीय संस्कृति के खिलाफ खड़ा होकर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे तत्व हैं। एक बड़ा वर्ग है मतदाताओं का जो ऐसी बातों का समर्थन करता है, उसमें हिंदुओं का भी एक वर्ग है। यही दोनों वर्ग हैं जो इन लोगों को राजनीतिक रूप से सार्वजनिक जीवन में जीवित रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव तेज़ी से आ रहा है, और मैंने आपसे जैसा शुरू में कहा कि 8 लोकसभा चुनाव कम नहीं होते हैं। 8 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे नहीं आ पाई कभी, और कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद कभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई। तो कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर चली, उसका क्या नतीजा हुआ? और कम्युनिस्ट पार्टियों की तो मुझे लगता है शायद बात भी नहीं करनी चाहिए। वो भारतीय राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। भारत का मतदाता, भारत की जनता उनकी ओर किसी उम्मीद की नज़र से नहीं देखती।
तो इसलिए उनको हर समय एक बैसाखी की ज़रूरत होती है। कभी तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ हो जाएंगे तो कभी द्रमुक के साथ हो जाएंगे, कभी तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू के साथ हो जाएंगे तो कभी जगन मोहन रेड्डी के साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से एक दो सीटें मिल जाती हैं, 2-3 सीटें उनमें से 1-2 जीत जाते हैं। ये हालत है कम्युनिस्ट पार्टियों की। पश्चिम बंगाल जहां 34 साल तक एक छत्र राज रहा, वहां आज विधानसभा में वामपंथी दलों का एक भी विधायक नहीं है। ये उपलब्धि है पिछले 78-79 सालों की कम्युनिस्ट पार्टियों की, और उसके समक्ष आप रखकर देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो ये तो फर्श पर भी नहीं दिखते, वो अर्श पर भी बहुत ऊंचे दिखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है सकारात्मकता और सही सोच आदमी को आगे ले जाती है, संगठन को भी आगे ले जाती है। नकारात्मकता से हो सकता है आपको क्षणिक लाभ हो जाए, कुछ देर के लिए लाभ हो जाए, कभी कभी बीच में फिर लाभ हो जाए, लेकिन निरंतर आप प्रगति नहीं कर सकते। निरंतर आप ह्रास के रास्ते पर, गिरावट के रास्ते पर ही जाएंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का हुआ है। 100 साल की यात्रा की तुलना कर लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए मुझे मशहूर कवि नीरज के एक गीत की 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो गीत बड़ा लंबा है, पूरा गीत ही कम्युनिस्ट पार्टियों पर सटीक बैठता है, लेकिन सिर्फ 2 पंक्तियां। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। यही हाल है कम्युनिस्ट पार्टियों का भारत में। वैसे तो दुनिया भर में है, लेकिन कई जगहों पर उभार भी है, लेकिन भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार गिरावट के दौर में हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।